अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं और तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर चुके हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस किया दैट वर एम्ड एट डिसाइडिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता। हम देखते हैं तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो जाती हैं टू अचीव एनीथिंग। लिहाजा ब्रिटिश अब अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के ऊपर इम्पोज कर देते हैं। इसके पास पेपर्स में सवाल किस तरीके से आए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के नाम से ये कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ और ये लास्ट में जिस मेजर लेजिस्लेशन था जो ब्रिटिश ने पास किया। इसके पास पेपर्स में दो सवाल आए हुए हैं। एक इस तरीके से कि भाई व्हाई देयर वाज सो मच ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935, और दूसरा सवाल आया हुआ है कि व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935 कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट। यानी कि आपको सवालों से ही आंसर हो रहा है कि इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव साइड दोनों है। तो पॉजिटिव साइड मैंने सक्सेसेस में लिख दी और नेगेटिव साइड मैंने फेलियर में लिख दी। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हम सक्सेस के अकॉर्डिंग लिख रहे होंगे, और जो पहला सवाल है ऑपोजिशन वाला उसमें हम फेलियर्स का जिक्र कर रहे होंगे। तो चलो चलते हैं और समझते हैं कि इसकी सक्सेसेस क्या थी। पहली बात, ब्रिटिश ने कहा प्रोविंशियल लेवल से डायरकी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात थी क्योंकि डायरकी सिस्टम से इंडियंस काफी नाखुश थे। अब ये डायरकी सिस्टम होता क्या है ये मैंने आपको 1919 के एमसीए रिफॉर्म्स के अंदर बेहतरीन तौर पे समझाया। मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, अगर नहीं समझ आया हुआ आपको एमसीए रिफॉर्म्स तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर्स को कवर भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं आप उसको। फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि ब्रिटिश ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अथॉरिटीज को डिवाइड कर दिया था इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। तमाम तर इंपॉर्टेंट चीजें ब्रिटिश ने अपने लिए रिजर्व कर ली और तमाम तर लेस इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि पब्लिक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रोड बनाना, इस तरीके के काम ब्रिटिश ने इंडियंस को ट्रांसफर कर दिए थे। तो इंडियंस इससे बिल्कुल भी नाखुश थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत ही नाखुश थे क्योंकि तमाम तर इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि टैक्स और रेवेन्यू हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, ये तमाम तर इंपॉर्टेंट चीजें ब्रिटिश ने अपने लिए रिजर्व कर ली थी। बहरहाल पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में ब्रिटिश ने कहा कि हम ये डायरकी सिस्टम को अब प्रोविंशियल लेवल से खत्म कर देंगे, विच मेंट दैट प्रोविंसेस विल हैव ऑटोनॉमी एज प्रॉमिस्ड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ब्रिटिश ने कहा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम लोग अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस करवाएंगे। ये पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश ने कहा था रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, और अब ब्रिटिश ने इवेंचुअली ये अनाउंस भी कर दिया कि हम इसके लिए इलेक्शंस करवाएंगे। तीसरी बात, ब्रिटिश ने कहा फेडरल सिस्टम सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस होगा, यानी कि पूरे इंडिया की एक गवर्नमेंट होगी जिसमें प्रिंसली स्टेट्स भी पार्ट लेंगे। बेटा ये ब्रिटिश ने अनाउंस किया तो ये अच्छी चीज है क्योंकि पूरा इंडिया एक यूनिटी में आ सकता था, एक सिस्टम में आ सकता था और इससे पूरे इंडिया की एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बन सकती थी। इसके अलावा ब्रिटिश ने कहा कि हम वोटिंग राइट्स को भी बढ़ाएंगे और पहले के मुकाबले में तकरीबन 5 गुना लोगों को ज्यादा वोटिंग राइट मिल रहा था। और एक जनरल सा पॉइंट है कि जब पाकिस्तान और इंडिया बना तो दोनों का पहला कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ही था। हमें पता है कि पाकिस्तान अपना जो ओन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है वो तो बनाता है 23 मार्च 1956 के अंदर अंडर द गवर्नरशिप ऑफ इस्कंदर मिर्जा। उससे पहले यानी कि 47 से लेके 56 के दरमियान पाकिस्तान का क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहा। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था। अब बात करते हैं इसके फेलियर्स की कि भाई अगर ये इतना ही अच्छा था तो जिन्ना और गांधी ने इसको अपोज क्यों किया इनिशियली। जिन्ना साहब का इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में कुछ ऐसा कहना था दैट इट इज थॉरली रॉटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल, जबकि नेहरू ने इसको चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा। तो भाई क्यों इतने बुरे बुरे ओपिनियंस थे इसके बारे में, जरा जानते हैं समझते हैं। भाई मसला ये था कि इवन दो डायरकी सिस्टम को प्रोविंशियल लेवल पे खत्म कर दिया, लेकिन सेंट्रल लेवल पे अभी भी वाइस रॉय और जो गवर्नर जनरल थे उनके पास स्पेशल पावर्स थे। दिस मीन्स दैट दे कुड रिजेक्ट, दे कुड विटो एनी बिल दे डिसलाइक। देखो भाई, विटो का मतलब क्या होता है, वीईटीओ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ आए। वीईटीओ, जैसे आपको कोई भी चीज करनी होती है तो आपको बिल मंजूर करवाना पड़ता है। अगर वो मंजूर हो गया तो हम कहते हैं बिल पास हो गया, अगर वो मंजूर नहीं होता तो हम कहते हैं ब्रिटिश ने ये बिल विटो कर दिया। तो ब्रिटिश कुड विटो एनी बिल दे डिसलाइक, यानी कि काम अभी भी ब्रिटिश के मुताबिक चलने वाला था।
दूसरी बात, ब्रिटिश ने कहा कि हमारे पास इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी पावर मतलब कि हम जब चाहे बाकी गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी भी तमाम तर कंट्रोल गवर्नर जनरल और वाइस रॉय ही रिटेन कर रहे थे, और बजाहिर कहने को प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडियंस को दे दी गई थी। ब्रिटिश कभी भी प्रोविंशियल गवर्नर्स को डिसमिस कर सकते थे। इसका ये मतलब है कि ब्रिटिश के खिलाफ कोई काम कर ही नहीं सकता। और जो ब्रिटिश ने वादा किया था कि भाई हम लोग सेंट्रल लेवल पे फेडरल सिस्टम बनाएंगे, द फेडरल सिस्टम could never be imposed because the princes resented at the loss of power it would entail। हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्ट लिया था, तो इनका कहना कुछ ऐसा था कि वी अग्री टू ज्वाइन एज लॉन्ग एज आर राइट्स वर रिकग्नाइज्ड। लेकिन प्रिंसेस के राइट्स की कोई बात ही नहीं हुई कभी, जिसकी वजह से फेडरल सिस्टम की टर्म को प्रिंसेस ने रिजेक्ट कर दिया। तभी ये कभी इंट्रोड्यूस हो ही नहीं पाया। साथ साथ ब्रिटिश ने पहले के मुकाबले में तकरीबन 35 मिलियन लोग, यानी कि 5 गुना लोगों को ज्यादा वोटिंग राइट तो दे दिया। लेकिन अब भी ब्रिटिश ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन रखी। क्वालिफिकेशन क्या होती है, जैसे आप कोई जॉब पे जाते हैं तो जॉब हासिल करने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। उसी तरीके से ब्रिटिश ने वोटिंग के लिए भी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, कि भाई जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी वो वोट दे सकता है। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 25% लोग वोटिंग राइट हासिल करते थे, यानी कि 75 लोगों के पास अभी तक बेसिक वोटिंग राइट तक नहीं था, जिसकी वजह से इंडियंस ने इसको इनिशियली रिजेक्ट किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जिन्ना और कांग्रेस दोनों ने इस बात को रियलाइज किया कि यार ये जो हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट दी जा रही है, इसमें पार्टिसिपेट करने में हमें फायदा है। अगर हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल जाती है तो उसके बाद ही हमारे पास ये ताकत होगी कि हम लोग अपनी डिमांड्स के ऊपर प्रेस कर सके, अपनी डिमांड्स एक्सेप्ट करवा सके। तो भाई दोनों ही पार्टीज ने डिसाइड किया कि ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगी। और इलेक्शंस होते हैं 1937 में, जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। वैसे तो इलेक्शंस के रिजल्ट के बारे में 4 मार्क का भी सवाल आ चुका है, 7 मार्क के भी सवाल आ चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द 14 मार्क क्वेश्चन, दैट इज हाउ सक्सेसफुल वर द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस कितने सक्सेसफुल थे। अब इसमें मुस्लिम लीग के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं, कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट आपको दोनों के ही पर्सपेक्टिव से इसका आंसर लिखना होगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं मैप के सूरत में कि किधर कौन इलेक्शन जीता। ये जो लाइट ब्लू वाला एरिया है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। कहां कहां जीत गई भाई, असम में जीत गई, बंगाल में जीत गई, बिहार उड़ीसा में जीत गई, यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर जीत गई, सेंट्रल प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस जीत गई, बॉम्बे के अंदर कांग्रेस जीत गई, मद्रास के अंदर कांग्रेस जीत गई। अरे ये क्या, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां पर भी कांग्रेस जीत गई, जबकि इट वाज अ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। तो देखते हैं भाई बाकी इलाकों का क्या हुआ। ये जो ग्रे शेडेड रीजन है, जैसे कि यहाँ पे बलूचिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है, इधर इलेक्शंस होते ही नहीं है। जो डार्क ब्लू वाला रीजन है, यहाँ पर पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी इलेक्शन जीतती है। और ये जो रेड वाला रीजन है, यहाँ पे यूनाइटेड पार्टी ऑफ सिंध इलेक्शन जीत जाती है। सर मुस्लिम लीग कहीं नहीं नजर आ रही। ऐसा ही कुछ सीन था कि मुस्लिम लीग कहीं बेचारी इलेक्शंस जीत ही नहीं पाई। तो देखो, अब हम चलते हैं, हमने डिस्कस कर लिए रिजल्ट्स ऑफ 1937 इलेक्शंस। थोड़ी सी और मैं आपको इसकी टर्म बता देता हूं बेटा। इसकी टर्म्स क्या, कांग्रेस किधर किधर कितनी कितनी सीटें जीतती है, किस तरीके से सीट जीतती है। देखो यहाँ पे मैं दो टेक्निकल टर्म्स आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। एक टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, मेजोरिटी की टर्म है। किसकी टर्म है भाई, मेजोरिटी की टर्म है। और दूसरी टर्म हमारे पास है लार्जेस्ट पार्टी की। अब ये मेजोरिटी और लार्जेस्ट पार्टी में क्या फर्क होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। हर मुल्क ने या हर इलेक्शंस में ये अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होता है कि भाई अगर आप लेट सपोज 50% सीट से ज्यादा जीत गए तो आपकी मेजोरिटी है, आप अकेले ही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एक पार्टी जो है, कोई भी एक ऐसी पार्टी हो जो 50% सीट्स हासिल कर पाए। लेट्स अज्यूम करते हैं कि ए
बी, सी और डी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस के अंदर। ए जीती 20% सीट्स, बी भी जीती 20% सीट्स, सी भी जीती 20% सीट्स और डी जो है वो 40% सीट जीत जाती है। अब यहां तो कोई मेजोरिटी जीत ही नहीं पाया, तो क्या किसी की भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगी? बिल्कुल होगी। किसकी होगी? जो लार्जेस्ट पार्टी होगी। लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? हमें पता है कि डी ने सबसे ज्यादा परसेंटेज जीती सीट्स की, लिहाजा इसकी गवर्नमेंट फॉर्म होगी। लेकिन ये अकेले गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकता, तो इसको किसी एक ना एक पार्टी को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, ताकि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। और जो गवर्नमेंट मिलके बनेगी हम उसको कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। क्या कहेंगे? कोलिशन गवर्नमेंट। तो बेटा 5 प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पे कांग्रेस ने मेजोरिटी से इलेक्शन जीते। 4 सूबे ऐसे थे जहां पे कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी, और इनमें से 8 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस की काबीना यानी कि कैबिनेट भी फॉर्म हुई। ये मैंने आपको एक 4 मार्क के लिहाज से टर्म सिखा दी है, समझा दी है कि भाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स क्या थे, और इसमें मैंने मेजोरिटी और लार्जेस्ट पार्टी की टर्म को भी समझा दिया। अब देखो, जब भी हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल है, इससे पहले हम हाउ सक्सेसफुल से रिलेटेड पास्ट पेपर्स के 2 सवाल कर चुके हैं। एक हम लोगों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल में किया था, हाउ सक्सेसफुल वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। एक ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। और दूसरा सवाल हम लोगों ने किया है अपने लास्ट वीडियो के अंदर, हाउ सक्सेसफुल वर द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड। और दोनों में मैंने आपको समझाया कि जब भी हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल करते हैं, हम अपने सबसे पहले एम को आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, कांग्रेस का एम शॉर्ट टर्म में क्या था? भाई कांग्रेस का शॉर्ट टर्म में एम था टू विन द प्रोविंशियल इलेक्शंस। भाई जब भी कोई इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो आप सबसे पहले तो यही चाहते हो कि आप इलेक्शन जीत जाओ। अब क्या मुस्लिम लीग का कोई और एम था? नहीं, मुस्लिम लीग का भी यही एम था। मुस्लिम लीग का भी जो शॉर्ट टर्म एम था वो था इलेक्शंस को जीतना। क्लियर हो गई बात? इलेक्शंस को जीतना। देखते हैं कि क्या कांग्रेस अपना एम अचीव कर पाई। हाँ जी, कांग्रेस ने 760 सीटें जीत ली। कांग्रेस ने 5 प्रोविंसेस के अंदर मेजोरिटी जीत ली। कांग्रेस 4 प्रोविंसेस के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। कांग्रेस 8 प्रोविंसेस के अंदर कैबिनेट फॉर्म कर लेती है। तो यहां पे हम कमेंट करेंगे, कमेंट ऑन द सक्सेस करेंगे डेवलपमेंट के लिए, दैट कांग्रेस वाज सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स शॉर्ट टर्म एम। कांग्रेस अपने शॉर्ट टर्म एम को अचीव करने में कामयाब साबित हो रही है। भाई कांग्रेस तो अपना शॉर्ट टर्म एम पूरा कर चुकी है। दे आर सक्सेसफुल इन अचीविंग द शॉर्ट टर्म एम। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। वैसे तो ये थर्ड पैराग्राफ है, लेकिन मैं मुस्लिम लीग को पहले पढ़ा रहा हूं ताकि इस शॉर्ट टर्म एम एक तरफ हो जाए, फिर लॉन्ग टर्म एम को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। देखो भाई, मुस्लिम लीग का भी शॉर्ट टर्म एम क्या था? सेम एम था। अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका एम तो सबसे पहले ये होगा ना कि वो इलेक्शन जीत जाए। मुस्लिम लीग की कहानी की अगर बात करें तो ये 482 सीट्स दैट वर रिजर्व फॉर मुस्लिम्स में से सिर्फ 109 सीटें जीत पाती है। पंजाब के अंदर ये 86 में से सिर्फ एक सीट जीत पाती है, और बाकी 85 सीट्स पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी जीत जाती है। एनडब्ल्यूएफपी के अंदर कांग्रेस का जीतना भी मुस्लिम लीग के लिए एक बड़ी नाकामी थी। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इट फेल टू अचीव द शॉर्ट टर्म एम। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म एम की। अब एक बात देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मुल्क के इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ, तो क्या बस इलेक्शन जीतने के बाद मैं कहूंगा भाई आई कैन डाई इन पीस नाउ"? नहीं ना। अब इलेक्शन जीतने के बाद मैं कोई लॉन्ग टर्म एम होगा जिसके लिए मैंने इलेक्शन लड़े थे, अब उसको पूरा करने की बारी आएगी। तो बेटा कांग्रेस का मेन एम गवर्नमेंट हासिल करने का ये था कि वो ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डाले और इंडिपेंडेंस हासिल कर ले। लेकिन क्या कांग्रेस इंडिपेंडेंस हासिल कर पाई? कांग्रेस इलेक्शंस जीतते ही अपने एम से स्विच हो जाती है, डगमगा जाती है, और वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम स्टार्ट कर देती है। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको वैसे तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा टाइम बता देता हूं कि 2 साल कांग्रेस ने हुकूमत की। 1937 से लेके 1939 तक कांग्रेस ने हुकूमत की, विच वॉज अ पीरियड ऑफ कांग्रेस टायरनी फॉर द मुस्लिम्स। इन्होंने वर्दा स्कीम जैसी अन इस्लामिक एजुकेशनल स्कीम्स स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, जिधर इन्होंने तस्वीरें लगा दी गांधी की, और सबसे कहते थे, इवन मुसलमानों बच्चों से कहते थे कि इसके आगे झुको। इन्होंने वंदे मातरम जैसे नेशनलिस्ट सॉन्ग्स इंट्रोड्यूस किए, एक्सट्रीमिस्ट सॉन्ग्स, जिसने जिसने मुसलमानों को ना बेसिकली यूनाइट कर दिया।
मुसलमानों को अब जाके समझ आया कि यार कांग्रेस रूल को तो अपोज करना चाहिए था, हमने तो गलती कर दी मुस्लिम लीग को सपोर्ट ना करके। और हमें मालूम है कि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है, तो कांग्रेस डिमांड करती है ब्रिटिश से कि भाई या तो हमें इंडिपेंडेंस दे दे, या फिर हम लोग क्या करें, हम लोग गवर्नमेंट छोड़ रहे हैं, आप अपनी गवर्नमेंट खुद संभाल। कांग्रेस का लॉन्ग टर्म एम क्या था कि जब ब्रिटिश मसरूफ है तो उनके ऊपर इतना प्रेशर डालो, इतना प्रेशर डालो कि ब्रिटिश विल बी फोर्स टू लीव इंडिया। इस टाइम पे कांग्रेस एक्सपेक्ट करी थी कि मुस्लिम लीग भी इनको इस एम में सपोर्ट करे। लेकिन जब कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 में रिजाइन किया सीटों से, तो मुसलमानों ने तो इस दिन खुशियां मनाई। और क्या मुसलमानों ने इनको इनका लॉन्ग टर्म एम जो कि इंडिपेंडेंस हासिल करना है, इसको फुलफिल करने में मदद की? नहीं नहीं, कांग्रेस को तो अकेली ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि इलेक्शंस जीत तो गए, लेकिन इलेक्शंस के बाद ये अपने मेन एम से स्टिक नहीं रहे, ये मुसलमानों से दुश्मनियां निकालने पे आ गए, जिसकी वजह से जब इनको मुस्लिम लीग की जरूरत थी उस टाइम पे मुसलमानों ने इनको सपोर्ट करने के बजाय इनको अपोज किया। जब कांग्रेस ने रिजाइन किया सीट से, मुसलमानों ने इस दिन को डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे सेलिब्रेट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने लॉन्ग टर्म एम से पीछे हटती हुई नजर आ रही है, मुश्किलात में नजर आ रही है। तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए एक फेलियर था। अगर इलेक्शन जीत के ये अपने एम से स्टिक रहते तो लॉन्ग टर्म में भी इनके लिए सक्सेसफुल होता, लेकिन ये अपने एम से हट गए। और इनको तभी मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया इन अचीविंग देयर एम, दैट इज द इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल फ्रॉम द ब्रिटिश। तभी हम कहते हैं कि कांग्रेस लॉन्ग टर्म में इलेक्शन जीत के अपने एम्स को कामयाब होने में नाकाम नजर आई। अब मुस्लिम लीग की बात करते हैं। मुस्लिम लीग का मेन एम क्या था? मुस्लिम लीग का मेन एम था ब्रिटिश पे प्रेशर डालना और सेपरेशन हासिल करना। क्या हासिल करना? सेपरेशन हासिल करना। Muslim League's long-term aim was to lead Muslims towards the creation of Pakistan, separate homeland. क्या मुस्लिम लीग इलेक्शंस हारने के बाद इस एम से करीब हुई या इस एम से दूर हुई? देखो भाई, जिन्ना ने अपनी गलतियों को रियलाइज किया, जिन्ना ने जाना कि हम इलेक्शंस क्यों हारे, और उन्होंने रियलाइज किया कि वी हैव टू बिल्ड सपोर्ट फ्रॉम द ग्रास रूट, हमें छोटे लेवल पे आके अपनी सपोर्ट बिल्ड करने पड़ेगी। जिन्होंने रियलाइज किया कि हम लोग हमेशा मेजोरिटी एरियाज में फोकस करते रहते हैं जब मुस्लिम मेजोरिटी में, बट दे डू नॉट फील थ्रेटन्ड बाय द कांग्रेस रूल, तो वो वोट ही नहीं देने आते। वी शुड एक्चुअली फोकस ऑन द माइनॉरिटी एरिया विच इज द रियल वोट बैंक ऑफ मुस्लिम लीग। And after the 1937 elections, जिन्ना ट्रांसफॉर्म मुस्लिम लीग, जिन्ना ने 1937 के इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया। And therefore party membership grew rapidly after this. Between 1937 and 1939, even though रूल कांग्रेस का है, बट मुस्लिम लीग की मेंबरशिप ग्री हो रही है। चीफ मिनिस्टर्स बंगाल के, पंजाब के और असम के मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। और जिन्ना की इंपॉर्टेंस इस बात से रियलाइज होती है कि नेहरू, जो कि रूलिंग पार्टी, लीडिंग पार्टी का, जिनकी गवर्नमेंट है उसका लीडर है, लेकिन वो जिन्ना को इनवाइट करता है और कहते हैं हमसे निगोशिएशंस करें। 1938 में दोनों बैठ के निगोशिएशंस करने की कोशिश करते हैं। इवन दो वो निगोशिएशंस तो नाकाम साबित होती है, उसमें कुछ अचीव नहीं हो पाता, लेकिन नेहरू का इनविटेशन जिन्ना के लिए इस बात का सबूत है कि जिन्ना अब अपने लॉन्ग टर्म एम से करीब नजर आ रहे हैं। और जो 2 साल का रूल था ना कांग्रेस का, दिस हार्डेंड द मुस्लिम्स हार्ट्स अगेंस्ट कांग्रेस। और तभी लोगों ने रियलाइज किया कि यार अगर आइंदा इलेक्शन होते हैं तो हमने मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना ही करना है। लोगों को समझ आ गया, लोगों की अकल में ये बात आ गई कि जिन्ना जो बातें समझाते थे कि अगर कांग्रेस का रूल आएगा तो हमें बहुत नुकसान होगा, इवेंचुअली जब उन्होंने वो नुकसान एक्सपीरियंस किया तो दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मुस्लिम लीग। एंड देयरफॉर द रिजल्ट्स ऑफ 1937 इलेक्शंस के मुकाबले में जो 1945 के इलेक्शंस थे, उसमें जो रिजल्ट था मुस्लिम लीग के लिए वो बहुत बेहतर था। मुस्लिम लीग परफॉर्म वे बेटर इन 1945 इलेक्शंस कंपेयर टू द 1937 इलेक्शंस, जिससे ये साबित हो रहा था कि ये हार जो है वो एक्चुअली मुसलमानों के लिए एक लेसन बना। मुसलमानों ने इसको सक्सेस में खुद कन्वर्ट किया, जिन्हें ट्रांसफॉर्म मुस्लिम लीग, एंड वी वर मूविंग क्लोजर टुवर्ड्स आवर लॉन्ग टर्म एम, दैट वाज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान।
और हमने देखा कि कुछ ही साल यानी कि विद इन अ डेकेड और सो, एक दहाई या उससे थोड़े ज्यादा में मुस्लिम लीग जो है वो अपना लॉन्ग टर्म एम अचीव भी कर पाती है और पाकिस्तान इवेंचुअली आजाद भी हो जाता है, यानी कि अलहदा हो जाता है हिंदुओं से। तो देखो, हम लोगों ने क्या इसका लबे-लुबाब किया, इसका अगर समराइज करें तो इलेक्शन जो है शॉर्ट टर्म में कांग्रेस के लिए सक्सेसफुल थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कांग्रेस के लिए फेलियर साबित हुए क्योंकि वो अपने एम से दूर चली गई, इंडिपेंडेंस हासिल करने से दूर चली गई। जबकि मुस्लिम लीग के लिए शॉर्ट टर्म में ये एक फेलियर था, ये सक्सेस गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फेलियर लिख देता हूँ। शॉर्ट टर्म में मुस्लिम लीग के लिए एक फेलियर था, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुसलमानों के लिए ये सक्सेस था क्योंकि देवर क्लोजर टू देयर एम। लेकिन हमें कंक्लूजन किस एस्पेक्ट से करना होता है? मैंने हमेशा बताया कि कंक्लूजन जो है वो आपने हमेशा लॉन्ग रन एस्पेक्ट से करना होता है। तो इवेल्युएशन में आप क्या लिखोगे? पहले तो आप एक्सटेंट पे बात करोगे कि भाई ग्रेट एक्सटेंट तक सक्सेसफुल थे या लिमिटेड एक्सटेंट तक सक्सेसफुल थे, ये आपकी मर्जी है। अगर आप समझते हो कि पॉजिटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड है तो आप लिखोगे कि इन माय व्यू इट वर सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। क्या बहुत हद तक ये सक्सेसफुल थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फेलियर थे, देखो मैं किसी को अपना कंक्लूजन लिखवा के उसके ओपिनियन को लिमिट नहीं करना चाहता, तो मैं आपको दोनों तरीके सिखा रहा हूं कि अगर आपने नेगेटिव कंक्लूजन लिखा है तो आप कहोगे दे वर सक्सेसफुल टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन जब भी आप ग्रेट एक्सटेंट या लिमिटेड एक्सटेंट वाला रीजन लिखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई बिलीव दैट दे वर सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो मैं बात करूंगा लॉन्ग रन एस्पेक्ट से, जो इसका रीजन प्रोवाइड करूंगा वो लॉन्ग रन एस्पेक्ट पे दूंगा। कि कहूंगा कि लॉन्ग रन में मुस्लिम लीग के लिए, देखो हम तो मुसलमान है ना, तो मुस्लिम लीग के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो हम कहेंगे लॉन्ग रन में इलेक्शंस मुस्लिम लीग के लिए एक सक्सेस थे बिकॉज दे वर क्लोजर टू देयर लॉन्ग रन एम, और एम पूरा होना ही बेसिक सक्सेस है। तभी मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में ये मुस्लिम लीग के लिए सक्सेसफुल थे। तो ओवरऑल इवन दो हम ये इलेक्शन शॉर्ट रन में एक फेलियर साबित हुआ हमारे लिए, लेकिन लॉन्ग रन में हमने इससे सबक हासिल किए, ट्रांसफॉर्म किया अपनी पार्टी को एंड मूव क्लोजर टुवर्ड्स आवर लॉन्ग टर्म एम, दैट वाज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि ये लेक्चर समझ आया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम लोग वर्धा स्कीम, वंदे मातरम वगैरह को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो फिर इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे थे जो शायद अभी हमें उतना डिटेल में नहीं समझ आ रहे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में समझ के फिर इस लेक्चर को एक बार फिर पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो आप मुझसे राब्ता करोगे। जज़ाकल्लाह।